हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मंजिल भारत। तो दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल का जो हिस्ट्री का सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहा हूं। हम बीच में अगर आप देखोगे मैं एमसीक्यूज की सीरीज भी ला रहा हूं। बीच में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है एमसीक्यूज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये वीडियो जेकेपी कांस्टेबल वाले देखें, जेकेपी एसआई वाले देखें, या आपके जेकेएसएसपी की प्रिपरेशन करने वाले कोई भी बच्चे हैं, किसी भी जेकेएसएसपी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। लेकिन हाँ, मैं स्पेसिफिकली अभी जो जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम जो आने वाला है उन बच्चों के लिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर कोई और देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो आप। देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे, है ना। लास्ट टाइम हमने कहां छोड़ा था, आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और मैंने आपको क्या बोला था कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ खास नहीं हुआ। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उसी के बाद क्या हुआ, व्हाइट पेपर जो है उसमें रिकमेंडेशन हुई और एक कानून निकल के आया बच्चों। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। ये कानून निकल के आया। हालांकि शुरू में इस कानून में मौजूद जो इस लॉ में मौजूद जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, वो पसंद नहीं आए थे कांग्रेस को। लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इस कानून के तहत जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंसेस में सीट्स भी जीती बचा, ठीक है। और वहां पे कांग्रेस की सरकार चल रही थी, राइट। बहुत सारी प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अब देखो हुआ क्या, आ गया बच्चा फिर आपका 1939। अगर आप देखोगे तो 1939 में आपको पता चलेगा कि 1939 से पहले क्लियर हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी है। वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकती है, क्योंकि जर्मनी वापस रिवाइव कर रही थी और जर्मनी यूरोप में जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है, वर्ल्ड वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अब देखो दोस्तों, हुआ क्या कि यूरोप में, है ना, यूरोप में बहुत सारे देश हैं। आज भी आपको एक देश का नाम पता होगा, पोलैंड, राइट। पोलैंड और उस वक्त ब्रिटेन ने दोस्तों एक एग्रीमेंट किया हुआ था। क्या किया गया था? एग्रीमेंट किया था कि अगर कोई भी पोलैंड पे अटैक करता है तो वो अटैक समझा जाएगा ब्रिटेन पे किया है। और जब भी अगर पोलैंड पे किसी ने अटैक किया तो ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट में आएगी इससे पोलैंड में। अब जर्मनी जिस तरीके से यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना स्टार्ट करती, जर्मनी ने प्लान किया कि मैं अटैक करूंगी कहां पे, पोलैंड पे। और सितंबर बच्चा शुरुआती तौर पर, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। और बस ये अटैक की देरी थी कि ब्रिटेन ने पोलैंड के सपोर्ट में आए और यहां से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध था जो यूरोप में हो रहा था, उसका असर इंडिया में क्या देखने को मिला, ये हम समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा कोई भी जंग होती थी, राइट, कोई भी जंग होती थी या ब्रिटेन कहीं पे भी लड़ता था तो ब्रिटेन जो है उस लड़ाई में सामान जो है वो इंडिया से ले जाता था। पैसे जो उस लड़ाई में लगते थे वो इंडिया से निकाले जाते थे, इंडिया में ज्यादा टैक्स बढ़ाकर। सेना जो थी वो इंडिया से ले जाई जाती थी। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब ब्रिटेन को पता था कि जर्मनी बहुत बड़ा खतरा है, तो जर्मनी को हराना बहुत जरूरी है, तो इनको आर्म्स बहुत, असला बहुत चाहिए था, हथियार बहुत चाहिए थे लड़ने के लिए, बच्चा इनको सेना चाहिए थी। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त इंडिया में जो वॉइस रॉय था जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ दूसरा, वो था लॉर्ड लिलिंथगो। याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त वॉइस रॉय कौन था, तो वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो ने क्या किया बच्चा, अनाउंसमेंट करी सितंबर में ही। उसने यह अनाउंसमेंट करी कि भाई विश्व युद्ध दूसरा स्टार्ट हो चुका है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हैज बीन स्टार्टेड, और इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रही है ब्रिटेन के साथ इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। ये लॉर्ड लिलिंथगो ने जो आपका डिसीजन लिया, ये जो फैसला लिया, ये जो बच्चा ऐलान किया, ये पूरी तरीके से क्या था बच्चा, आपका यूनिलैटरल था। यूनिलैटरल का मतलब क्या है कि इसने किसी से भी नहीं पूछा। कांग्रेस जो बहुत सारे प्रांतों में क्या करके बैठी थी बच्चा, सरकार बना के बैठी थी। आईएनसी उस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। उस पॉलिटिकल पार्टी से इसने पूछने का बिल्कुल समझा ही नहीं जरूरत, और इसने विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस इसने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया और सारे इंडियंस जो हैं
वो ब्रिटेन के साथ हैं। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जर्मनी के खिलाफ। अब जब ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता चली कि भाई इस तरीके से कुछ किया जा रहा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि देखो भाई, सबसे पहले आप अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इस विश्व युद्ध में आपके साथ हैं या नहीं। सबसे पहले आपको अकेले डिसाइड करने का हक किसी ने नहीं दिया। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें तो हम रेडी हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन आपको 2 शर्तें हमारी माननी पड़ेगी। 2 शर्तें हम रख रहे हैं। उस शर्त पे अगर आप उतर गए और आपने शर्त मान ली तो आप समझिए कि हम आपके साथ पूरा सपोर्ट देंगे। आपको यहां से सेना भी मिलेगी, असला भी मिलेगा, जो आपको चाहिए होगा यहां से आपको पूरी सपोर्ट आएगी, राइट। और वो 2 डिमांड्स क्या थी कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दें बच्चा। अब देखें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी बच्चा लोगों के, चुने हुए लोगों की असेंबली, राइट, जिसका काम क्या होगा? फ्री इंडिया के लिए, क्या? फ्री इंडिया के लिए, आजाद भारत के लिए क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना। इन्होंने बोला सबसे पहले डिमांड हमारी यह है कि आप क्या करेंगे? हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे। अगर आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देते हैं तो हम जो है वादा करते हैं कि हम इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपका साथ देंगे। पहली शर्त यह थी। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि भाई अब आप केंद्र में यानी सेंटर में जो सरकार होगी वो एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए बच्चा। देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अगर अभी आप कुछ भी देख रहे होंगे, जैसे बीजेपी जीत चुकी है ना, वो 2-3 पार्टी का सपोर्ट लेके बीजेपी ने क्या किया? लोकसभा में मेजॉरिटी लाई और अब सरकार बना चुकी है। अगर आप देखेंगे जो ऑपोजिशन वाले हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या आपका राहुल गांधी हो, अगर आप इन लोगों को देखोगे तो ये आजकल आपको बहुत ज्यादा इनकी वीडियो दिख रही होगी जब ये पार्लियामेंट में उठ के सवाल कर रहे हैं कि आपने ये पैसा कहां खर्चा। अभी आप देखें जेएंडके के जो राजौरी से जो आपके मियां अल्ताफ साहब हैं, ठीक है, जो राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीते हैं, उनकी जो बातें आप देखो कितनी जबरदस्त तरीके से वो बातें रख रहे हैं। उसमें सवाल कर रहे हैं कि हमें इतनी कमी है हमारे जेएंडके में, सरकार क्यों नहीं जेएंडके की इन कमियों को दूर कर रही है? क्यों लास्ट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं मिले? जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उन्होंने लोन उठा के वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर रहे हैं बच्चा? आपका जो प्रोजेक्ट मिले वो कंप्लीट कर रहे हैं, सरकार उनको पैसे नहीं दे रही। अब वो क्या कर रहे हैं? लोगों की ग्रीवियांसेस, लोगों की बातें, शिकायतें, उनको रख रहे हैं किसके आगे बच्चा? आपके पार्लियामेंट के आगे। किसके आगे? स्पीकर के आगे। क्वेश्चन किसको है? सरकार को क्वेश्चन है। क्या मियां अल्ताफ जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट के आपके एमपी है? नहीं, वो आपके मेरे दोस्तों क्या हैं? इंडिपेंडेंट वो खड़े हुए हैं। शायद इंडिपेंडेंट है या एनसीए, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट ही है ना। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, वो क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी है, बोल रहे सरकार को कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जवाब दें। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आपने जेएंडके में ये चीज सारी चीजें पूरी क्यों नहीं की? बच्चा आईएनसी वही बोल रही थी कि भाई जो भी आप काम करते हो आप कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हम अब आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जो भी आप काम कर रहे हो, जहां पे इंडिया का खजाना यूज हो रहा है, इंडिया के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये 2 शर्तें मान लो, हम आपको तैयार हैं क्या देने के लिए बच्चा? आपका हम तैयार हैं आपको क्या देने के लिए? सपोर्ट देने के लिए। अब लॉर्ड लिलिंथगो ने क्या किया? लॉर्ड लिलिंथगो ने वापस जवाब दिया और लॉर्ड लिलिंथगो ने बोला देखो भाई, अभी तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम नहीं दे सकते, ये जो भी होगा जंग के बाद होगा, वॉर के बाद होगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आप हमारा साथ दें। और जो बातें, शर्तें आईएनसी ने रखी, लॉर्ड लिलिंथगो को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जितने भी प्रोविंसेस में, कांग्रेस के जितने भी प्रोविंसेस में बच्चा आपकी सरकार थी, वहां से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया किसके खिलाफ? कि ये प्रोटेस्ट है कि हम किसी भी तरीके से आपकी जंग में, हम किसी भी तरीके से आपकी जंग में क्या नहीं कर रहे हैं? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इस तरीके से कांग्रेस ने रिजाइन करके अपना जवाब दिया। लेकिन बच्चा इनके लिए बहुत जरूरी था कि क्या हो, इनके लिए बहुत जरूरी था कि पार्टिसिपेशन आए। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर इंडिया से पार्टिसिपेशन नहीं आई तो इंडिया से पैसा नहीं मिलेगा, सेना नहीं मिलेगी, तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों मीनवाइल 1940 में, क्या 1940 में, मार्च 1940 में आईएनसी ने सेशन करवाया रामगढ़ में।
जिसके प्रेसिडेंट कौन बने? आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आजाद, याद रखना, ये प्रेसिडेंट बने। और यहां पे ये फैसला लिया गया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लॉन्च करेंगे और हम अब डिमांड करेंगे किसकी बच्चा? आपकी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। लेकिन अब जब यह बात पता चली लॉर्ड लिलिंथगो को कि यार यहां तो ऑलरेडी हम जंग में हैं, ये ना हो कि भाई जंग तो वहीं रह जाए, यहां पे एक और आंदोलन अगर इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो हम किस तरीके से इस माहौल को संभालेंगे। तो अब इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए मेरे दोस्तों लॉर्ड लिलिंथगो ने क्या किया? प्रस्ताव रखा, ऑफर रखा। कौन से दिन को? 8 अगस्त। साल कौन सा था? 1940। तो ऑफर का नाम क्या पड़ गया बच्चा? आपका अगस्त ऑफर नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अगस्त ऑफर। अब यह प्रस्ताव लॉर्ड लिलिंथगो ने, यह ऑफर लॉर्ड लिलिंथगो ने किसके सामने रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखा, इंडियंस के सामने रखा। क्यों? ताकि इंडियंस का क्या आ पाए? सपोर्ट आ पाए। अब कुछ ऑफर है, मतलब कुछ ना कुछ तो उनकी बात मानी जाने वाली है, तभी तो वहां से सपोर्ट आएगा। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ था इस अगस्त ऑफर में। भाई साहब लॉर्ड लिलिंथगो ने बोला कि जंग खत्म होने के बाद ही, वॉर खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही। लेकिन याद रखना यह सवाल आ सकता है कि पहली बार अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस, क्या पहली बार अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस पहली बार कब कबूल किया था, कब एक्सेप्ट किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे? अगस्त ऑफर में। इससे पहले बच्चा याद करो 1906 में सबसे पहले डिमांड आई थी इसकी डोमिनियन स्टेटस की, लेकिन इन्होंने तब से लेके कब पहली बार माना? 1940 में माना कि हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। और इन्होंने यह बोला कि हां हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनेगी? सारा कुछ जो भी होगा वॉर के बाद होगा। कोई डेट नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताई, जंग खत्म होने के बाद हम आपको बताएंगे। और यह भी बोला कि जंग में अगर हम विजेता हुए तब हम डिसाइड करेंगे। साथ में इन्होंने यह बात बोली कि वॉयसरॉय की जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कानून को लागू करती है, जो वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहां पे इंडियंस को ज्यादा क्या दिया जाएगा बच्चा? आपका जगह दी जाएगी। यहां पे ज्यादातर कौन होंगे? आपके इंडियंस होंगे। और इन्होंने क्या बोला कि आपके वॉयसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल कितनी सीट्स हैं? 12 सीट्स। 12 सीट्स में से 8 सीट्स इंडियंस को दी जाएंगी। राइट, 12 में से 8 सीट्स हम किसको दे देंगे भैया? आपकी इंडियंस को दे दोगे। इन्होंने ये बात बोली पहली बार। ये भी पहली बार इतना हुआ कि भाई इंडियंस को ये मेजॉरिटी दे रहे थे। कहां पे? वॉयसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इतने लाचार थे, इतने बेबस थे और इतने ज्यादा ये क्या हो चुके थे? बेबस हो चुके थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस क्या कर पाए? सपोर्ट कर पाए। साथ में इन्होंने एक और बात बोलती कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स, सिख्स, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनकी कंसेंट के बिना, उनकी हामी के बिना क्या फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है वो नहीं होगा। जब तक जैसे वो चाहेंगे कि आने वाले आपके फ्यूचर में हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, इनके कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने यहां पे क्या किया? वापस तोड़ने की बात करी, ताकि भाई यहां पे माइनॉरिटीज को यह बताते कि हम आपके साथ कितना कितना सोच रहे हैं आपके बारे में। केवल हम आईएनसी की बात नहीं कर रहे। यहां पे एक सीधा टारगेट जो था वो क्या था बच्चा? कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन अब देखो जब ये ऑफर आया तो कांग्रेस ने तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने बोला भाई आप लोगों का है दिमाग खराब, आप लोग हैं पागल और आप लोग हैं जाहिल। राइट, क्योंकि हमने जो स्वराज, हमने जो डोमिनियन स्टेटस जो है वो 1929 में ही हमने कहा था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। राइट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने आपको जंग के बाद नहीं, वॉर के पहले, युद्ध के पहले बोला है कि हमें मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग पागल हो चुकी थी। किसके लिए बचा? आपके पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग मांग रही थी हमें पाकिस्तान चाहिए। अब दोस्तों जब कांग्रेस को समझ आया और कांग्रेस ने यह देखा कि भाई यहां तो बहुत दिक्कत है, अब कांग्रेस प्लान करने लगी क्या करने के लिए बचा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, या बचा लार्ज स्केल मूवमेंट लॉन्च करने के लिए सोचने लगी। लेकिन गांधी जी को पता था कि अभी कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता जो हैं एक बात पर एकजुट नहीं है।
इनको पता था कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे गुट बन चुके हैं, तो लार्ज स्केल मूवमेंट चलाना है तो पहले यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी के अंदर ही यूनिटी नहीं है, तो यह ना हो कि हम कोई ऐसा आंदोलन चला लें जिसमें यूनिटी ना हो और वो आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो जाए, वो मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो जाए। इसलिए गांधी जी ने बोला, भाई देखो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो आईएनसी की कमेटी थी बच्चा, ठीक है, वो गांधी जी के पास आई, बोला कि आप लॉन्च करिए सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने बोला नहीं लॉन्च कर रहे क्योंकि आप लोगों में यूनिटी नहीं है। इसलिए बड़े लेवल का मूवमेंट स्टार्ट करने के बजाय, लार्ज स्केल मूवमेंट स्टार्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसी का नाम क्या पड़ा बच्चा, आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या नाम पड़ा उसका, इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट। गांधी जी का इसमें यह कहना था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में हर एक नेता जो है वो एक जगह चुन ले जहां से वो क्या करेगा, आपका ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करेगा, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और इस सत्याग्रह में क्या बताना है, यह बताना है अंग्रेजों को कि हम किसी भी तरीके से वॉर में आपके साथ नहीं है। इस सत्याग्रह करने का मकसद ही यह है कि हमें राइट टू फ्रीडम, हमें राइट टू फ्रीडम दिया जाए और हमारे पास जो बेसिक हक है हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हम तो जंग में है ही नहीं है। जब हम जंग में नहीं है, हम युद्ध में पार्टिसिपेट करें तो हमारे हक जो है, बेसिक बुनियादी हक जो है, बेसिक राइट्स क्यों छीने जा रहे हैं। तो हम प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। और अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आप हमें जेल में डाल दें। और हम गांव गांव जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे, और जब तक आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हम इन सब लोगों को इकट्ठा करके बच्चा कहां पहुंच जाएंगे, आपका दिल्ली में, और नारे लगाते हुए दिल्ली में पहुंचेंगे। और सत्याग्रह का नाम क्या होगा बच्चा, आपका दिल्ली चलो सत्याग्रह। क्या नाम होगा बच्चा, दिल्ली चलो मूवमेंट। याद रखना, इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, राइट। तो अब इन्होंने बोला ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा, एक साथ हमने स्टार्ट करेंगे। तो पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह जो सेशन स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था बच्चा, आपका विनोबा भावे नाम था। क्या नाम था, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने कब स्टार्ट किया, 17 अक्टूबर 1940 को। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। कब, अगस्त ऑफर के बाद। कहां से शुरू किया बच्चा, आपका पोनर आश्रम था, PAUNAR, पोनर आश्रम महाराष्ट्र में, यहां से शुरू किया। और इनको फॉलो किसने किया, दूसरे नंबर पे किसने स्टार्ट किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और तीसरे नंबर पे ब्रह्मादत्त। बच्चा ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म व्हाट इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो आंसर क्या आएगा, विनोबा भावे। डेट क्या है, अक्टूबर 17, 1940। मेरे दोस्तों अब अंग्रेज और परेशान। अंग्रेजों ने सोचा था कि भाई हम क्या करेंगे, ऑफर दिया है तो भैया ये तो भाई साहब हमारी बात मानेंगे, लेकिन उल्टा तो इन्होंने आंदोलन ही स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेज होने लगे बहुत परेशान। तो अंग्रेजों ने प्लान किया कि आप क्या करो, एक और ऑफर भेजो। और उस ऑफर का नाम क्या रखा बच्चा, आपका क्रिप्स प्रपोजल। क्या नाम रखा, क्रिप्स प्रपोजल। अब ये क्रिप्स बेसिकली बच्चा एक नाम था, उस पर्सनालिटी का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, राइट। ये आपका भाई साहब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन से सर स्टैफर्ड क्रिप्स को क्या किया बच्चा, भेजा कहां पे, मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के बीच में बच्चा 1942 में ये भारत में आए प्रस्ताव लेके। क्या लेके आए, प्रस्ताव लेके। अब इनको ये लाने की क्या जरूरत पड़ी, एकदम से वापस ये इंडियंस के पीछे पड़ गए कि ये ऑफर है, अब आप इस ऑफर को प्लीज कबूल लो और वर्ल्ड वॉर में हमें साथ दो। क्यों, क्योंकि तब तक जापान जो है बच्चा आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड में एंटर कर चुका था। क्या कर चुका था, जापान आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड में एंटर कर चुका था। और जापान किसका साथ दे रहा था, जापान साथ दे रहा था बच्चा आपका जर्मनी का। और जापान ने क्या किया, बहुत सारी ब्रिटेन की बच्चा जो आपकी कॉलोनीज थी, राइट, जैसे इंडिया उस वक्त ब्रिटेन के कब्जे पे था, ऐसे आपका सिंगापुर, मलेशिया, ये सारा ब्रिटेन के कब्जे पे था। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना स्टार्ट किया, ये सब कुछ कब्जा कर लिया किसने, जापान ने। और जापान म्यांमार से भारत के ओर बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को यह डर पड़ गया ये ना हो कि इंडिया उनसे छीन लिया जाए, जापान इंडिया उनसे छीन ले। और उस वक्त इंडिया में इंडिया के सेना ही इसको बचा सकते थे, इस अटैक से बचा सकते थे जापान के। तो उन्होंने फिर क्या है बच्चा, आपका सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो बहुत ही इंटेलिजेंट और तेज तराट बंदा था, इसको भेजा एक मिशन के साथ, जिसका नाम क्या पड़ा बच्चा, क्रिप्स मिशन। क्या नाम पड़ा, क्रिप्स मिशन। अब देखो बच्चा, क्रिप्स मिशन ने क्या किया,
क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था कि बच्चा ये वापस क्या बोल रहा है, पहला डोमिनियन स्टेटस, इसने भी वापस कौन सी बात स्टार्ट कर दी, डोमिनियन स्टेटस की बात स्टार्ट कर दी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो भी वॉर के बाद। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी यानी संविधान बनाने वाली बॉडी जो है वो भी आपको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे। वो भी कब बच्चा आपका, वो भी कब बना के देंगे, युद्ध के बाद। सेम जो अगस्त ऑफर में बात हुई, सेम उसने यही बात करी। जब ये बात आपकी पता चली किसको, मेरे दोस्तों कांग्रेस को, तो कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस ने बोला भाई गांधी जी ने इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। क्या, ऑन ए क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसा बैंक जिसका दिवाला निकल चुका है, उसका आप हमें चेक दे रहे हो जिसकी डेट निकल चुकी है। ये ऐसा प्रस्ताव है, कौन सा, क्रिप्स मिशन। किसने बोला, आपका गांधी जी ने, कि वो बिल्कुल वैसा ही चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है, और जिस बैंक का वो चेक है वो क्या है आपका मेरे दोस्तों, आउटडेटेड। वो क्या है, आउटडेटेड, उसका दिवाला निकल चुका है। और गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या कर दिया बच्चा, आपका आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन। अब गांधी जी ने फैसला लिया कि भाई बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया, इन्होंने हमारा बहुत फायदा उठा लिया, अब टाइम आ चुका है क्या करने का, बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन स्टार्ट करने का। तो मेरे दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, आपका मीटिंग की, कहां पे, वर्धा में। कहां मीटिंग की बच्चा, वर्धा में। कौन से डेट को की, तो याद रखिएगा बच्चा, जुलाई 14, 1942 को इन्होंने क्या की, आपका मीटिंग की। क्या की, आपकी मीटिंग की, राइट। और यहां पे इन्होंने फैसला लिया कि हमें एक न्यू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी ताकत के साथ शुरू करना होगा। न्यू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरी ताकत से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत मजाक हो गया, अगस्त ऑफर में भी ये हमारा मजाक उड़ा रहे, क्रिप्स मिशन में भी इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। अब इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और बोला ये जो आंदोलन होगा किसकी लीडरशिप में होगा, गांधी जी की लीडरशिप में होगा। किसकी लीडरशिप में, गांधी जी की लीडरशिप में। अब मेरे दोस्तों देखिए हुआ क्या, अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो 8 अगस्त को, बच्चा कहां पे, 8 अगस्त 1942 को बच्चा आपकी ग्वालियर टैंक में मिलती है। कहां मिलती है, ग्वालियर टैंक में मिलती है। कहां पे, ग्वालियर टैंक। ये ग्वालियर टैंक कहां पे, आपका बॉम्बे में। और वहां पे मिलके बच्चा स्टार्ट करती है क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या स्टार्ट करती है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करती है, जिसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था क्या, डू और डाई, करो या मरो। अब बच्चा गांधी जी ने इसमें करो या मरो में ये नहीं बोला था कि मारो और मर जाओ, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन उनका मतलब यही था कि भाई जान दे दो, जान ना लो, इस बार जान दे दो लेकिन आजादी लेनी है इस बार। ये नहीं बोलते कत्लेआम करो, इनको काट दो, मार दो, नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। अब बच्चा अगले ही दिन क्या हुआ, उसी दिन 8 अगस्त को और 9 अगस्त को सारे आईएनसी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, सारे आईएनसी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट करके कहां डाल दिया गया बच्चा, आपके पूना में, पूना के जेल में। और मेरे दोस्तों बाकी जैसे हो गए आपका जवाहरलाल नेहरू हो गए, जैसे आपका अबुल कलाम आजाद हो गए, जो गांधी जी के बहुत बड़े बच्चा आपके सपोर्टर थे, इनको अहमदनगर फोर्ट में डाला गया। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है, तभी मैं बोल रहा हूं, अहमदनगर फोर्ट में, किले में इन दोनों को और बहुत सारे नेताओं को यहां बंद किया गया, गांधी को अकेले पूना में बंद किया गया, ठीक है। लेकिन यही कारण था कि लीडर्स ना होने की वजह से मेरे दोस्तों आपका क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को बच्चा। लेकिन यहां पे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक फीमेल आपको याद होनी चाहिए, वो थी उषा मेहता। उषा मेहता क्या करती थी, अंडरग्राउंड बच्चा रेडियो चलाती थी, राइट, अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी और अनाउंस करती थी कि आज कहां पे क्या होने वाला है, क्या किया है, अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ किया कि किस किस को मारा, ये ठीक है।
उसके अलावा कुछ और नेता जो आपको याद होने चाहिए, सुचेता कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस मूवमेंट पे, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे अरुणा आसफ अली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे, याद रखना, जिनका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, राइट। ये कुछ, लेकिन बच्चा एक चीज जो बहुत खास, जो आपको बहुत कम पढ़ाई जाती है जेकेएसएसबी जैसे एग्जाम्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टार्ट होगी थी बच्चा आपकी पैरेलल गवर्नमेंट। कुछ कुछ जगहों में क्या किया, वहां के लीडर्स ने, नेताओं ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार को मानने से इनकार कर दिया और अपनी सरकार स्टार्ट कर दी। उसको बोलते हैं बच्चा क्या, पैरेलल गवर्नमेंट। जैसे बच्चा बालिया में पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट जिसने की थी, उसका नाम था बच्चा चितू पांडे, याद रखना, चितू पांडे था जिसने बालिया में क्या किया था मेरे दोस्तों, स्टार्ट कर दी थी आपकी क्या मेरे दोस्तों, पैरेलल गवर्नमेंट। उसके अलावा तमलुक, यह भी पूछा जा सकता है कि तमलुक में मेरे दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट करी, तो याद रखना उनका नाम था सतीश चंद्र। क्या नाम था उनका, सतीश चंद्र नाम था। और इसके अलावा मेरे दोस्तों सतारा में आपके 2 से 3 लीडर्स थे, जिनमें आपके आते थे नाना पाटिल, सबसे इंपॉर्टेंट नाना पाटिल, और बच्चा वाई.बी. छवन। ये नेता आप याद रखेंगे बच्चा। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको ये याद रखना बच्चा, सतारा में ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे पैरेलल गवर्नमेंट को इन्होंने क्या बोला था बच्चा, प्रति सरकार। क्या बोलते थे ये, प्रति सरकार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेलल गवर्नमेंट को लोकली सतारा में क्या बोला जाता था बच्चा, आपका प्रति सरकार बोला जाता था, ठीक है। यहां पे लोगों ने शादी करवाना स्टार्ट करी, उस शादी का नाम क्या रख दिया, गांधी मैरिज। क्या नाम रख दिया, गांधी मैरिज, याद रहेगा मेरे दोस्तों। तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों ने सप्रेस किया था, खास करके यूपी और बिहार वाले रीजन में बचा बहुत सारे लोगों को गोली मार दी थी, बहुत सारे लोगों को जिंदा बच्चा क्या कर दिया, सामने आते विदाउट एनी वार्निंग शूट कर देते थे। मेरे दोस्तों आज हमने ये पढ़ा, लास्ट वीडियो अब हमारी आएगी मूवमेंट पे, आंदोलन पे। कल की वीडियो पे हम क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, आजादी करवा देंगे, आपको आजादी दिलवा देंगे, भारत आजाद हो जाएगा। अब आपको यह बात याद रखनी है कि जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई का कोर्स दबा के जो है हम चला रहे हैं, दबा के हम चला रहे हैं कहां पे, अपने ऐप द मंजिल भारत। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें। और मेरे दोस्तों आईफोन यूजर हैं तो आईफोन यूजर के लिए अलग से लिंक है, आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलग से लिंक है। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, व्हेन यू विल ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू विल स्टार्ट वाचिंग वीडियोस ऑन दिस कोर्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। मैं आपको जल्दी मिलता हूं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बरसातें बहुत बुरी तरीके से हो रही हैं, हिमालयाज में, ऊंची जगहों में, पहाड़ों में, नदी के किनारे में बैठना अवॉइड करें, घर पे रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, जय हिंद मेरे दोस्तों।